बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से केस की समाअत हुई और उसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन भी पेश हुए और उन्होंने अपना दलाइल भी दिए, वहाँ पे अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद समाअत जो है वो कुछ देर के लिए मुलतवी हुई थी, यानी 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 5:15 होने वाले हैं, अभी तक इस केस की समाअत शुरू नहीं हो सकी। हो सकता है कि इससे कुछ देर बाद ये समाअत शुरू हो जाए। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो हम इसका अहाता करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में इंतखाबात की राह में कौन रुकावट है और क्यों नहीं इंतखाबात होने दिए जा रहे। हमने अपने पिछले व्लॉग्स में भी इस बात का जिक्र किया था और आज जब हमने इसका पूरा जायज़ा लिया है तो एक मुफस्सल रिपोर्ट है जो आपके सामने पेश करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, इंतखाबात के हवाले से PTI की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस हवाले से कुछ ISI समेत दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहों ने गुज़श्ता से पेवस्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल से उनके चैम्बर में मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने चीफ़ जस्टिस को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि इंतखाबात का इनकाद मुश्किल है। फ़ौज मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस में मसरूफ़ है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और फ़ौज के पास इतना वक्त नहीं है कि वो ऑपरेशन छोड़कर इंतखाबात की ड्यूटी सर अंजाम दे। इस हवाले से उन्होंने अपनी तफसीली ब्रीफिंग दी और जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे उनके हवाले से चीफ़ जस्टिस को आगाह किया। इस पर चीफ़ जस्टिस ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में अपनी पोजीशन क्लियर की और उन्होंने कहा कि हम अब इस बात का फ़ैसला दे चुके हैं कि इंतखाबात करवाए जाएँ और अगर इंतखाबात नहीं होते और आप चाहते हैं कि ये पोजीशन थी तो ये आपको हमारे फ़ैसले से पहले आकर ब्रीफ़ करना चाहिए था, जिस पर वो खामोश हो गए और उन्होंने कहा कि हमें इसकी हसासियत का अंदाज़ा नहीं था, हम मसरूफ़ थे तो इस वजह से हम नहीं आ सके। लेकिन उन्होंने जब ज़मीनी हक़ाइक़ रखे और साथ ये भी मुतालबा किया इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहों ने कि कोई रास्ता ऐसा निकाल लें कि जिससे थोड़ा सा हमें रिलीफ मिल जाए और हम ऑपरेशन से फ्री होने के बाद दोबारा जब वापस पलटें तो इंतखाबात के इनेकाद के लिए फ़ौज अपना किरदार अदा कर सकेगी। इस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि फ़ौज ही आए, आप दीगर जो फोर्सेस हैं उनकी खिदमत भी ले सकते हैं, आप पाकिस्तान एयर फोर्स की खिदमत ले सकते हैं, पाकिस्तान नेवी की खिदमत ले सकते हैं। होता तो सिंपली सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे फ़ौज की प्रेजेंटेशन ज़रूरी है, उनकी प्रेजेंस ज़रूरी है कि वहाँ पे वो मौजूद हों ताकि एक तरीक़ेकार के मुताबिक जो शरपसंद अनासर होते हैं उन पर एक हवा तारी रहता है कि फ़ौज मौजूद है। तो उन्होंने ये भी तजवीज़ दी कि आप इन फोर्सेस को बुला सकते हैं। अगर ये फोर्सेस नहीं टाइम दे रही तो फिर साबिक आर्मी के जो फ़ौजी हैं उनको भी बुलाया जा सकता है और एक दिन की बात है, एक दिन के लिए वो आएँ और डिप्लॉयमेंट की जाए और उनकी ड्यूटियाँ लगाकर इलेक्शन करवा कर उनको वापस भेज दिया जाए। तो इस हवाले से भी ये तजवीज़ दी गई। लेकिन चीफ़ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से आर्डर दे चुकी है लिहाजा ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इंतखाबात करवाए। इस हवाले से जो उनके दबाव कह लें या उनका मशवरा कह लें या उनकी तजवीज़ कह लें, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक रास्ता निकाला कि ये सारी जमातें मिल बैठ कर कुछ तय कर लें तो अदालत इस पर खामोश हो जाएगी। ज़ाहिर है कि इसमें क्योंकि मुद्दई जो है वो PTI है इस केस की, और अगर PTI का अपोजिशन हुक्मरान जमातों या PDM की जमातों के साथ तस्फिया हो जाता है किसी एक तारीख़ पर तो फिर उससे ये वाज़ेह हो जाएगा, वो अदालत को आके बता देंगे तो अदालत को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि मुद्दई और मुलज़िम में जब मामलात सेटल हो गए हैं तो उसमें फिर अदालत जो है वो कोई किरदार अदा नहीं कर सकती। ये कानूनी पेचीदगी है। तो इस हवाले से चीफ़ जस्टिस ने जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की भी कोशिशों को सराहा और कहा कि सिराजुल हक नेक काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है हमारे ज़राए ने ये बताया कि फ़ौज के हिदायत पर सिराजुल हक फ़ाल हुए हैं और सिराजुल हक की कोशिश है कि ये किसी न किसी तरह मामला सेटल हो जाए, मिल बैठ कर ये मुज़ाकरात के ज़रिए इसका हल निकाल लें और इसको थोड़ा डिले कर लिया जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन, हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि अभी ये प्रोसेस चल रहा है, केस की समाअत होगी और इसमें मज़ीद जो सियासी जमातों के कायदीन ने मिल बैठ कर कुछ बातचीत भी की है तो उसके हवाले से भी अदालत को आगाह किया जाएगा और ये केस आगे चलेगा और मुमकिन है कि ईद के बाद इसका हतमी फ़ैसला हो। लेकिन नाज़रीन, इस हवाले से एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि हमारे ज़राए ने ये बताया है कि इस इलेक्शन के इनेकाद में हुकूमत रुकावट नहीं है।
बल्कि इलेक्शन के इनकाद में एक बैरूनी क़ुव्वत रुकावट है और उसकी जानिब से हुकूमत को बाकायदा हदायत मिली गई हैं। यानी वो बैरूनी क़ुव्वत जो इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं देखना चाहती, वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इंतखाबात हों, क्योंकि उन्हें भी यकीन है और मौजूदा हुकूमत को भी 100% यकीन है। ये बात अज़रुम मिन अश-शम्स है, 2 और 2 4 की तरह परफेक्ट है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से जीतेगी और फिर वो भारी मैंडेट जो है वो इनसे नहीं बर्दाश्त होगा जो अपोजिशन में रहेंगी, फिर इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी और ये मुल्क से फ़रार हो जाएंगे। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इंतखाबात इल्तवा का शिकार हों। और अब इस हवाले से ज़रा ये कह रहे हैं कि 2 रास्ते हैं उन कुव्वतों के पास, उन पाकिस्तान मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनके पास। वो ये चाहते हैं कि या तो इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए, यानी उसका कत्ल कर दिया जाए, या ऐसी पोजीशन बना दी जाए कि अवामी सतह पर इमरान खान की साख मुतासिर हो। इस हवाले से नाज़रीन, इमरान खान को डैमेज करने के लिए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डैमेज करने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं और बैक वक्त दोनों मंसूबों पर प्लान पर अमल हो रहा है। और इस हवाले से इमरान खान को रास्ते से हटाने के हवाले से भी उनकी कोशिशें जारी हैं और दूसरी जानिब जो है वो इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि अवामी सतह पर कुछ ऐसी वीडियो ऑडियो लीक्स कर दी जाएँ जिससे अवाम में इमरान खान के हवाले से नफ़रत पैदा हो जाए। यही बात आप ने देखा होगा कि गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो है एजाज चौधरी की एक रुकन असम्बली के साथ ऑडियो लीक हुई है और उसमें वो यही कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपया आप दे दें, इमरान खान से मुलाकात करवा देता हूँ, 1 करोड़ रुपया आप शौकत खानम के फ़ंड में जमा करवा दें, इतने पैसे आप फलां फ़ंड में जमा करवा दें, तो इस तरह आपका सेटलमेंट हो सकती है और आपको टिकट मिल सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में इन ऑडियो लीक्स को ज़ाहिर करके, यानी इनको पेश करके ये आवाम को बावर कराया जा रहा है कि इमरान खान अगर किसी को मिलता है तो 1 करोड़ रुपया लेता है और फिर उनसे मुलाकात करता है और इस तरह इमरान खान की शख्सियत को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से एजाज चौधरी का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो ऑडियो लीक हुई है वो आवाज़ उन्हीं की है, लेकिन वो तोड़ मरोड़ कर और काट छाँट कर वो जोड़े गए हैं उनके अल्फाज और इस तरह एक ऑडियो तैयार की गई है। और आजकल की टेक्नोलॉजी में ये सब कुछ मुमकिन है और इसमें आपने देखा होगा कि इमरान खान ने भी एक जलसे में इसी एडिटिंग को शो किया था और कहा था कि देखिए मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो है वो उनकी आवाज़ को एडिट करके बनाया गया। तो वो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की तकरीर दिखाई गई जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का बेहतरीन सियासतदान इमरान खान है और मियाँ नवाज़ शरीफ चोर है। तो ये यानी उनके अल्फाज को काट कर वो एडिट करके वो वीडियो बनाई गई थी और इमरान खान ने कहा था कि इस तरह ये वीडियो एडिट करते हैं और फिर माशरे में फैला देते हैं। सोशल मीडिया बेहतरीन हथियार आया हुआ है जो गुमराही के हवाले से बेहतरीन हथियार है, इनके हाथ में मौसर हथियार है कि ये कोई भी गलत वीडियो या ऑडियो बनाकर उस पर डाल दें तो वो लम्हों में वायरल हो जाती है, करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। तो इस हवाले से ये वीडियो ऑडियो का जो एक मामला है तो इस पर काम हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि इन वीडियो ऑडियोज़ के ज़रिए इमरान खान की शख्सियत को डैमेज किया जाए। कभी उनकी किसी ख़वातीन के साथ ऑडियो को लीक कर देते हैं बना के और कभी कुछ कर देते हैं, कभी किसी PTI रहनुमा की ऑडियो लीक हो जाती है। तो ये वो सारे हथकंडे हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं इमरान खान की शख्सियत को डैमेज करने के लिए और ये सारा कुछ यहाँ नहीं बन रहा, ये बाहर से तैयार होकर यहाँ आता है और फिर ये यहाँ से डिलीवर होता है। नून लीग का जो मीडिया सेल है वो इस हवाले से काफ़ी फ़ाल किरदार अदा कर रहा है, उसमें काफ़ी सीनियर सहाफ़ी भी शामिल है। तो इस हवाले से ये इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। और नाज़रीन, ये इलेक्शन अगर इल्तवा का शिकार होता है तो मेरा तजज़िया ये है कि इसमें मुल्क का आइन जो है उसकी साख ख़राब हो रही है। आप मुल्क के आइन की तज़लील कर रहे हैं, आप मुल्क के आइन की तौहीन कर रहे हैं, आप कानून शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। और अगर उमर ता बंदयाल साहब हकीकी मानों में आइन के मुहाफ़िज़ हैं तो उन्हें फिर किरदार अदा करना होगा और इनके जो इस मामले में सज़ा बनती है वो कम अज़ कम सज़ा इनकी नाअहली बनती है। और अगर ये नाअहल होते हैं तो इमरान खान के लिए ज़मीन साफ़ हो जाएगी और फिर उनके लिए रास्ता क्लियर होगा और वो उनको फिर इक़्तिदार में आने से ना अमेरिका रोक सकेगा और ना ये अमेरिका के हवारी। तो इस हवाले से नाज़रीन, ये जो अभी इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो रहे हैं इनमें अमेरिका की हदायत शामिल है। अमेरिका इसको मुकम्मल मॉनिटर कर रहा है और उसका सिर्फ एक ही मुतालबा है इन अपने ग़ुलाम हुक्मरानों से कि किसी न किसी तरह कोई ऐसी फ़िज़ा बना दी जाए कि इमरान खान माइनस हो जाए। और इमरान खान को माइनस करने के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। अगर मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल को देखा जाए तो उसमें ये चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि तेज़ी से मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं वो रशियन और चाइनीज़ ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में इस्तेहकाम आता है तो
ظاہر ہے پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے مطالبہ کیا جائے گا عوام کی جانب سے، اور عوام یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے اس بلاک کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کرے۔ ظاہر ہے دنیا تو دیکھ رہی ہے نا، پاکستان کے عوام تو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر نہیں فکر تو حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو اس بات کی فکر نہیں ہے، لیکن عوام کو اس بات کی فکر ضرور ہے کہ عوام یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کا یہاں پہ ناطقہ بند ہو رہا ہے، تو اس پوزیشن میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ تو جب کوئی منتخب حکومت آئے گی تو ظاہر ہے عوام پھر اس سے مطالبہ کریں گے کہ پاکستان کی پوزیشن کو واضح کیا جائے، تو پھر پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کرنا پڑے گا۔ اور وہ ظاہر ہے کوئی جو موجودہ ہم مشرق وسطیٰ کی تبدیلی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، اس میں پاکستان جغرافیائی اعتبار سے بھی اور قدرتی اعتبار سے بھی ہر حوالے سے اس بلاک کا حصہ بننا چاہیے، اور اگر یہ نہیں بنتا اور ہم اپنے اس گھر کے بلاک کو چھوڑ کر امریکی بلاک میں ہی رہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے تباہی، بربادی اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے کبھی کسی کو فیض نہیں پہنچایا۔ یہ جس کا بھی دوست بنا ہے، کسی نے کہا تھا کہ امریکہ اگر کسی کا دشمن ہے تو وہ کم نقصان دیتا ہے، اور اگر کسی کا دوست ہے تو وہ اس کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو امریکہ کی دوستی اس کی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس بات کا ادراک پنجاب سمیت ملک بھر کے عوام کو ہے۔ پاکستان کے عوام اس بات کو جانتے ہیں کہ امریکہ کی دوستی نقصان دہ ہے۔ پتہ نہیں ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ کب آئے گی۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شدہ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔